देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में जानते हैं मध्य प्रदेश की जनजातियां के परंपरा जो है और उनकी जो सभ्यताएं हैं उनके बारे में। क्या है साहित्य, क्या है सभ्यताएं, क्या है उनकी परंपरा, इसके बारे में आज हम मध्य प्रदेश का जो MPPCS के बारे में आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को पेपर देना है और उसमें आप लोगों को पूछा जाएगा ऐसी ऐसी चीज़ें जिसमें आप लोग को बताना होगा। तो इस वीडियो में आज हम लोग यही जानने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में, जनजातियां की परंपरा के बारे में और उनके साहित्य के बारे में देखते हैं। देखिए, आप लोग को पता होगा कि सारे बच्चे जो हैं, जितने भी बच्चे हैं, वो इनकी शादी होती है तो आज हमारे भारत में एक हो गया है कि ये लिविंग रिलेशन जो होता है कि जिसमें आप लोग लड़की लड़का कुछ समय के लिए बात करो या कुछ भी करो, तो उसी तरीके से मध्य प्रदेश में एक ऐसा ही एक सिस्टम लगाया गया है। वहाँ की जनजातियाँ, कौन सी जनजातियाँ में क्या कहा जाता है उसके बारे में आप जान जाइए। युवा गृह का मतलब क्या होता है? एक होता है कि युवा गृह, युवा गृह का मतलब क्या होता है? अब ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि युवा गृह मतलब कि जो है आपका मान लीजिए कि मुंडार में ये युवा गृह क्या होता है, इसमें उराव में उराव जो है उसमें युवा गृह क्या होता है। तो ये जो जनजातियां हैं, चाहे मुंडार वाला चाहे उराव वाला, इन जनजातियों में ये चाहे सुइयां हैं चाहे मुड़ियां हैं, इसमें क्या कहा जाता है अब उनके बारे में आपको पूरा कंफर्म होगा जब आप लोग बता सकते हो। जिस तरीके से आपको पता है लिविंग रिलेशन जो होता है, जिसमें लड़की लड़का शादी से पहले दोनों का एक बार मिलन होता है, यानी मिलन का मतलब ये नहीं समझ लेना कि मिल जाते हैं। मिलने का मतलब होता है कि आमने सामने देख ताक, बातचीत, बोल चाल, उनकी पहचान, एक दूसरे से आपस में मिलान पहचान होने लगता है कि हम किस तरीके से अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं, अच्छे से हम अपने जीवन को आगे लेके जा सकते हैं कि हम क्या हैं, तुम क्या हो, किस पोजीशन में हमें क्या कर लेना चाहिए। तो ये सारे के सारे चीज़ जो हैं आज अपने भारत में जो अवेलेबल हो गया है, इसी तरीके से ये मध्य प्रदेश की जो भारत में जनजातियां, भारत में ही मध्य प्रदेश है भाई, राज्य है एक हमारा, तो इसमें भी एक क्या है, इसमें भी इन जनजातियों में युवा अवस्था में क्या क्या बताया गया है, ये चीज़ आप लोग को पूरा कवर करना होगा। देखिए, मुंडा में लड़का लड़की को मिलने को क्या कहते हैं, उसे गतियोरा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गतियोरा। दोनों जब मिलते हैं तो उसे कहते हैं गतियोरा। हमारे तरफ में कह देते हैं कि ना ये सब गए हैं लोग रिंग्स पहनाने गए हैं या फिर सगाई हो रहा है, लड़की लड़का आपस में दोनों देख रहे हैं, मिल रहे हैं। लेकिन इस तरीके से मध्य प्रदेश में ये चीज़ नहीं कहा जाती है। वहाँ पे कहा जाता है गतियोरा हो रहा है, मतलब लड़का लड़की मिल रहे हैं, लिविंग रिलेशन हो रहा है। अब इंग्लिश में उसे आप कह सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को गतियोरा कहना होगा कि ये मुंडा है, इसमें बोला जाता है कि लड़का लड़की जो युवावस्था में रहते हैं, जब उनकी शादी की बात होती है तब ये सब मिल लेते हैं। ये सिंपल सी बात है, आपके साथ हुआ होगा या आपके साथ हुआ भी होगा या फिर आपके साथ न भी हुआ होगा। ऐसी सी बात है कि जहाँ जहाँ पे नहीं भी होता है, माँ बाप ही देख लेते हैं। माँ बाप ने पसंद कर दिया, आपके लायक लड़की सही है तो सही है, हाँ पसंद कर दिया, माँ बाप ने देख लिया, भाई बहन सब ने देख लिया, लड़के को दिखाया ही नहीं जाता है। कहीं कहीं तो ऐसा ही चलता है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी चलता है कि दोनों का, ये मध्य प्रदेश के जो ये मुंडार जनजाति है, इनमें चलता है कि नहीं दोनों मिल लो, क्या बात तो करोगे, किस तरीके से आपको अपने जीवन को बारे में बात करना है, जीवन व्यतीत करना है। इसलिए दोनों का जब मिलन होता है, उस मिलन को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है गतियोरा। तो ये आप लोग को समझ में आया होगा। इसी तरीके से जितनी भी जनजातियाँ वहाँ की है उनके बारे में आप लोग को समझना होगा। उसके बाद में हम लोग साहित्य के बारे में देखेंगे, उनकी परंपरा जो है, इन परंपराओं के बारे में तो देखना हमें जरूरी है कि इनका ये परंपरा है, जो परंपरा है उस परंपरा को निभाना जरूरी है। ठीक है, एक कहते हैं उराव, जो उराव में कहा जाता है लड़की लड़का को मिलने को घुमकोटियाँ या फिर कह सकते हो घुमकोरियाँ। इन्हें कहा जाता है घुमकोरियाँ या घुमकोटियाँ, कि उन दोनों का क्या हो रहा है, मिलन हो रहा है, यानी उराव में क्या हो रहा है, इन दोनों का मिलन हो रहा है, तो उसे घुमकोरिया कह सकते हो या घुमकोटिया कह सकते हो। यही दोनों में से कोई एक है, लेकिन आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, कहीं आपको घुमकोटिया मिलेगा, कहीं आपको घुमकोरिया मिलेगा, ये आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ जाना चाहिए। उसके बाद में जो युवावस्था भुइयाँ में है, जो भुइयाँ है, उन भुइयाँ जनजातियों में क्या है, धाग बासा कहा जाता है कि लड़का लड़की का भैया विवाह होने वाला है तो इनको एक बार मिला देते हैं, जाके अपना में देख ले कि भाई कौन ठीक ठाक है, कौन ठीक ठाक ना है। तो इस तरीके से कि उनको मिलने के लिए कहा जाता है। अगर ठीक ठाक लड़का लड़की दोनों पसंद आ गए तब तो चलो कोई बात नहीं, हमारा ये लिविंग रिलेशन हो गया है, चलो हम इसमें क्या करते हैं, अब हम लोग का शादी होती पक्का है। उनके बारे में आपको बताई हूँ, शादी में क्या क्या दिया जाता है, क्या क्या लिया जाता है, इसके बारे में एक वीडियो में बता दी हूँ
कि उसमें डापा कैसे कौन देता है, लड़का वाला देते हैं कि लड़की वाले देते हैं, तो लड़का वाला डापा देते हैं, यानी दहेज जो होता है लड़का वाले ही देते हैं। तो इन जनजातियों में क्या क्या होता है, जो भील जनजाति में, उनमें तो मैं आपको बता दूं कि भील जनजाति में डापा दिया जाता है, लड़का लड़की को देता है। वो आप लोग को तो वीडियो देख लिए हैं, उसमें तो आप लोग बहुत अच्छे से मतलब कवर किए, देख लिए, अच्छी बात है। इसके बाद में एक आता है मुड़िया। मुड़िया में क्या होता है, रंग भंग इसे कहा जाता है। इनके मिलन को क्या कहा जाता है, रंग भंग। हमारे गांव में कहा जाएगा कि रंग में भंग डाल दिया। तो यही आप लोग को ध्यान देना है कि जो मुड़िया में है, मुड़िया में कहा जाता है कि मुड़िया में जो कहा जाता है रंग भंग कहा जाता है। हमारे तरफ कह दिया जाएगा, जैसे यूपी बिहार में कहा जाएगा कि रंग में तूने भंग डाल दिया, रंग में भंग डाल दिया। तो इसी तरह से रंग भंग आपको याद होना चाहिए, रंग और भंग। किस तरीके से रंग भंग, तो रंग में तूने भंग डाल दिया, हम दोनों आपस में क्या बातें कर रहे थे, आके तूने रंग भंग डाल दी कर दिया। तो इसी तरीके से देखिए मुड़िया में भी कहा जाता है रंग भंग। ये तो आपको पता हो गया कि रंग भंग किसे कहा जाता है। अब जनजातियों का जो भाषा है, उनकी भाषा भी अलग अलग है। जैसे कोरकू भाषा में, कोरकू में कौन सा भाषा बोला जाता है, फिर उसके बाद में सहरिया में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो ये भाषा भी समझ लीजिए। यहाँ पे आप लोगों ने युवा ग्रह का मतलब समझ लिया कि युवा ग्रह वाला जो मतलब है उसका क्या मतलब होता है। जो मतलब लिविंग रिलेशन है, वो क्या कहा जाता है। तो इसके बारे में आप लोगों ने जो रिलेशन के बारे में देख लिया, लिविंग रिलेशन के बारे में देख लिया कैसे लिविंग रिलेशन हो सकता है। तो यहाँ पे आप लोगों को अब समझना है कोक्कुर। कोक्कुर मतलब कोक्कुर, जो कोक्कुर है उसमें भाषा कौन सा बोला जाता है, उसे कोक्कुर बोली जाती है। क्या भाषा वहाँ पे कोक्कुर है, तो कोक्कुर ही भाषा बोली जाती है। तो वहाँ की मध्य प्रदेश की जो जनजातियाँ की भाषा होती है, इन भाषाओं को आप लोगों को बहुत ध्यान से समझना होगा कि यहाँ पे जो कोक्कुर है, कोक्कुर में कोक्कुर बोली भाषा बोली जाती है। और यहाँ पे जो सहरिया है उसमें मुंडारी। आप लोग को पता होगा कि 22 भाषा अपने भारत में पूरा बोला जाता है, जो है बोडो, डोगरी, बंथाली, संथाली, सिंधी, मणिपुरी, ये सब जितनी भी भाषा हैं इनमें से 22 भाषा हैं। अब ये नहीं, बिहार में बहुत सारी भाषा बोली जाती है। बिहार में ज़्यादा और जाइए, बिहार पटना वटना छीछा का भाषा हो जाएगा। जैसे थोड़ा सा हाँ जी, हेने आई, होने आई, ये भाषा हो जाएगा। यूपी में कहाँ हुआ, का करत हुआ अलग हो जाएगा। अलग अलग मतलब कि हर एक भाषा अलग है। हरियाणा में ईब, तूने ईब किया, तूने ईब करना होगा, ये ईब कीब का भाषा इधर है। हरियाणा का भाषा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा से बोलते हैं लोग, यहाँ का भाषा अच्छा लगता है। और बिहार का भाषा और अच्छा लगता है, जो कि ना तो पटना से उधर ना तो बक्सर के इधर, बीच बीच का भाषा वहाँ का ना जो बहुत अच्छा लगता है। मतलब कि जो भी भाषा है वहाँ का हर एक भाषा सबको पता होना चाहिए। धीरे धीरे देखिए, आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, तो आपके पास जो लड़के बैठे होते हैं, तो हर एक जगह का लड़के बैठे होते हैं। कोई किसी ज़िले का है, कोई किसी मतलब स्टेट का है। तो इन सबों से आप लोग जब बात करोगे तो आपको कोई भाषा तो कभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन समझना पड़ता है, क्योंकि आपके दोस्त बन जाते हैं। दोस्ती में आप लोगों को थोड़ा सा बात मतलब उनका समझना ज़रूरी होता है। इसलिए कौन सी भाषा, अब ओडिशा में भाषा बोली जाती है, उसमें कौन सी भाषा बोली, उड़िया भाषा बोली जाती है। तो उनमें जो भाषा बोली जाती है उनके भाषा के बारे में आप लोग को समझना ही है। लेकिन जो मध्य प्रदेश के, अगर आप लोग को जरूरी है कि नहीं मध्य प्रदेश का MPPCS निकाल लेना है, तो इसके लिए आप लोगों को यही करना होगा कि आपको PCS निकालने के लिए आपको वहाँ की हर एक भाषा को समझना जरूरी है, जब ही आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे सहरिया जो है, सहरिया में क्या बोला जाता है आपको बताई हूँ, मुंडारी भाषा बोला जाता है। कौन सी भाषा, मुंडारी भाषा सहरिया में बोला जाता है। अब आता है भारिया। भारिया जो जनजाति हैं, इन भारिया जनजाति में इसमें भरनोती या भटियारी बोला जाता है। भरनोटी या भटियारी बोला जाता है। इनमें 2 भाषाएं बोली जाती है। इन्हें आप ये कह सकते हैं या फिर आप ये भी कह सकते हैं। तो भाषाएं होती हैं, तो इनकी भाषाएं को आप लोग को बहुत ज़रूरी है कि आप लोग को याद कर लेना है इनकी भाषा। जो जनजातियाँ कौन सी जनजाति हैं, पूरे जनजातियों के बारे में तो आप लोग को नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी जो जनजाति ज़रूरी है, जैसे छोटी छोटी और जनजातियाँ हैं उनके बारे में नहीं। जैसे गौड़ हो गया, उसमें गौड़ जनजाति में वही भाषा बोला जाता है, इसलिए वहाँ की भाषा का हम लोग नहीं कह सकते कि वहाँ पे कौन सा भाषा बोला जाता है, वही भाषा बोला जाता है गौड़ ही। वहाँ 2-3 भाषा मिक्स करके बोला जाता है। अब यहाँ पे गौड़ हो गया, कोल हो गया, भील हो गया, यहाँ के जो भाषा होती हैं उनको आप लोग को ज़रूरी है समझना। जैसे गोड़ भाषा है तो गोड़ी भाषा या भद्री हल्वी भाषा बोली जा सकती है। वहाँ पे 2-3 भाषाएं बोली जाती है। वहाँ के लोग 2-3 भाषाएं बोलते हैं अलग अलग। जिस तरीके से मैं आपको बताई हूँ ना कि बिहार में जो भाषा है, तो हर जगह बिहार है एक अकेला, मतलब मान लीजिए कि बिहार की भाषा पूछेगा
तो बिहार में चाहे पटना, आरा, छपरा, उधर चले जाइए ना, पटना उटना के साइड में, तो वहाँ पे जो हर जगह पे छीछा लग जाते हैं। इसके बाद इधर आइए बक्सर के साइड में हनु कनु क्या क्या आइए, मतलब कि आई जाई खाई पी जो भी है भाषा। यूपी में हो जाता है कहाँ जात हुआ, का करत हुआ, कैसे हुआ, का खत हुआ, मतलब ये थुआ लग के उसमें भाषा बोला जाता है ज़्यादातर यूपी में। हरियाणा में अलग भाषा, वही यूपी आ जाता है तुम्हारा नोएडा के साइड में, वहाँ पे अलग भाषा हो जाती है। तो हर एक जगह की भाषाएं अलग अलग होना स्टार्ट। लेकिन हम लोग के सिर्फ जो हमारे संविधान में है तो सिर्फ 22 भाषा दिया गया है, 22 भाषा, जो कि अपने बिहार में 22 अपने पूरे भारत में 22 भाषा ही संविधान में हमारे लिखा गया। वैसे तो बहुत सारे भाषाएं हैं, पूरे भाषाएं को तो आप लोग को याद नहीं करना है, लेकिन 22 भाषा आप लोग जरूर ध्यान दे लेना कि 22 भाषा कौन सा बोला जाता है अपने संविधान में, कौन सी 22 भाषाएं का प्रचलन है कि वही आप मतलब वही उतना है ही। चाहे सिंधिया हो, चाहे आपका बंगाली हो, बोडो, डोगरी, मंथाली, संथाली, सिंधी, कोरी, मतलब जो भी भाषा है इनके बारे में आप लोग को याद में रखना होगा, जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे आता है भारिया। भारिया में कौन सा भाषा बोला जाता है? भारिया में भनौती या भटियारी भाषा बोला जाता है, ये आपको बता दी हूँ। हाँ, भटियारी भाषा बोला जाता है। उराव में कौन सा? कुरुस भाषा बोला जाता है। कौन सा? कुरुस भाषा बोला जाता है। उराव में कौन सा भाषा? कुरुस भाषा। ये आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि उराव से भी पूछ सकता है, गोंड से भी पूछ सकता है, कोल से। और ये कोल, गोंड, उराव, भारिया, सहरिया, कोरकू, इनके विषय में आपको जरूरी है जान लेना कि इनके में क्या क्या बोला जाता है। यहाँ पे आप लोग इसे कंफर्म कर लेना कि इसे क्या क्या बोला जाता है। जरूरी है इसे पढ़ना, क्योंकि ये चीज़ आप में आ सकता है। थोड़ा सा ही तो है, इसको पढ़ने में क्या जाता है आपका। ठीक है, गोंड में आप समझ गए। कोल में कौन सी भाषा बोली जाती है? बघेली भाषा या कोल भाषा। इसमें बघेली भाषा कह सकते हैं या फिर यहाँ पे कोल भाषा बोली जाती है। बघेली भाषा या फिर कोल भाषा बोली जा सकती है। अब मान लीजिए कि जो मध्य प्रदेश की जनजातियाँ हैं, उन जनजातियाँ अलग अलग, जैसे कि अपने मतलब हर एक ज़िले में रहते हैं, तो एक ज़िला जैसे कि उस ज़िले का जो कि मान लीजिए कि कौन सा ज़िला, मान लीजिए सहरिया है। सहरिया में जो उनका घर होता है, जो ग्रह होता है, हम उसको हम क्या कहते हैं? जिस तरीके से आप लोग अपने गांव में गांव कहते हो, घर कहते हो, हमारा ये हमारा घर है, ये हमारा खेत है, इस तरीके से आप लोग कहते हो। तो वहाँ पे निवास को क्या कहते हैं? जो हम निवास करते हैं तो उससे हम लोग क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश की इन जनजातियों के बारे में आप लोग, उनके निवास के बारे में आप लोग समझ जाइए क्या कहते हैं। सहरिया में सहराना कहते हैं, उनके सहराना कहते हैं। क्या कहते हैं? उनके घर को, उनके गांव को सहराना कहते हैं। क्या कहते हैं? सहराना कहते हैं। सहरिया में सहराना कहते हैं। अब भारिया में टोना कहते हैं। क्या कहते हैं? भारिया में टोना कहते हैं। आप लोग गांव के बारे में याद रखना कि यहाँ पे जो गांव के बारे में निवास को क्या कहते हैं, उनके निवास स्थान को क्या कहते हैं, आप लोग समझ लेना। तो भारिया में टोना कहते हैं और कोल में टोला कहते हैं। ये आप लोग को पता होगा कि बहुत सारी जगह पे टोला बोला जाता है कि ये हमारा टोला है, ये हमारे टोला में चल तो तेरे को मैं बताऊंगा, ये हमारे टोला में चल तो तेरे को बताऊंगा। तो इसी तरीके से जो वहाँ पे बोला जाता है जिसका नाम है कोल, कोल में क्या बोला जाता है? टोला बोला जाता है। समझ में आ रहा है? क्या बोला जाता है? टोला। ध्यान में रहे, टोला। भील में, भील क्या है? भील जो एक जनजाति है, इस भील जनजाति में उस निवास को कू बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कू। ध्यान में रहे, पूछ सकता है। आप जब इंटरव्यू के लिए जाओगे ना, वहाँ पे पूछा जाएगा, उसमें भी आपको बताना होगा कि भील जो अपना निवास स्थान है, उस भील के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? तो कू कहा जाता है। ठीक है, कू कहा जाता है। और टोला को, कोल को क्या कहा जाता है? टोला कहा जाता है। तो ये सब आपके निवास स्थान है। यहाँ पे आपके युवा ग्रह हैं, जो युवा ग्रह के बारे में जान लिए। यहाँ पे जनजातियों का भाषा है, कौन सी जनजाति कौन सी भाषा बोलती है, ये है। और यहाँ पे आ जाता है जनजातियों द्वारा लिखा गया साहित्य। अब उन्हें साहित्य के बारे में तो जानना ही है। साहित्य बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोग के लिए है। साहित्य जो है ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस साहित्य के बारे में आपको समझना ज़्यादातर जरूरी है। देखिए, कमार जो है, कमार में कहाँ मतलब कमार की जानकारी हमें किस किताब से मिलती है, उस किताब को किसने लिखा था, उस बुक्स को किसने लिखा था। तो यही बात हम लोग समझें। कमार जनजाति, इस का नाम है कमार जनजाति। कमार की जो जानकारी हमें मिलती है कमार जनजाति के बुक से मिलती है। इसको लिखने वाले श्याम चरण दुबे थे। इसको लिखे कौन थे? श्याम चरण दुबे ने इसे लिखा था। कमार जनजाति एक बुक्स है जिसको उन्हें लिखा था। भील जनजाति, जो भील है, भील की जो हमें जानकारी मिलती है उसे हमें किस बुक्स से मिलती है? तो द भील,
क्या मिलती है? द भील। इसको लिखा किसने था? टीबी नायर ने इसे लिखा था। टीबी नायर ने इसे लिखा था। क्या लिखा था? द भील। इसमें हमें भील की जानकारी टोटल मिल जाती है। अब ये सब जानकारी कहोगे कि हम लोगों को कहाँ से मिलेगी? आपको बुक्स मिलेगा, जो कि आपको मध्य प्रदेश का अगर बुक्स चाहिए तो उसके लिए आप लोग एक बार देखिए कि हमें वहाँ का कौन कौन सा मतलब जिला है, उस जिले का कौन कौन सा हमें बुक्स चाहिए, उसमें कौन कौन लोग लिखे थे, भील जनजाति कौन है, गौड़ जनजाति के किसने लिखा था, सहरिया जनजाति का किसने लिखा था, इन सबों के बारे में आप लोग एक बार देख लेना कि उसमें क्या क्या है। अब आता है बैगा जनजाति। बैगा में क्या है? बैगा की जानकारी हमें कैसे मिलती है? द बैगा बैरियर, यहाँ से हमें जानकारी मिलती है। बैरियर एलिवन ने लिखा था। एलिवन ने लिखा था। ये आप लोग समझ में आ जाएगा, मतलब कि ये जानकारी जरूरी है आपको समझना। गौड़, देखिए ये जो गौड़ है ना, इसकी पूर्वी मंडल के गौड़ यानी स्टीफन फंच ने इसे लिखा था कि पूर्वी मंडल के गौड़ के बारे में। देखिए गौड़ जो जनजाति है ना, वो कितने जगहों पे फैली हुई है। मान लीजिए कि अगर हम कहें कि यहाँ पे जो भी जनजातियाँ आपको मिलेगी, जो भी आपको जनजातियाँ मिलेगी, तो ये आपकी पूर्वी जो एरिया है, इस पूर्वी एरिया में गौड़ जनजाति रहते हैं। और इस पूर्वी में ही गौड़ जनजाति नहीं रहते हैं, उनकी एरिया बहुत सारे जगहों पे फैले हुए हैं, इसलिए भाषा भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे अलग अलग बोला जाता है। और इसी पूर्वी गौड़ की जो जनजाति की जो हमें पूर्वी गौड़ जनजाति की जो हमें क्या मिलती है, हमें उनकी जानकारी मिलती है, उस जानकारी हमें पूर्वी मंडल के गौड़ से मिलता है। पूर्वी मंडल का जो गौड़ है, इससे हमें मिलता है। इसको लिखने वाले स्टीफन फंच ने थे, जिन्होंने इसको लिखा था। तो ये हमारे मध्य प्रदेश का मैप के अनुसार आप लोग देखिए कि गौड़ किधर साइड है, और उस गौड़ जनजाति में जो भाषा बोली जाती है, उस भाषा का नाम क्या है, और उस गौड़ जनजाति का पूर्वी मंडल क्या है, उसको किसने लिखा था। इस तरीके से आप लोग इसके साहित्य को आप लोग समझ सकते हैं। देखते हैं सहरिया। सहरिया जो है, इस सहरिया का जो एक लेखक हैं, ये दो लेखक इसमें मिलेंगे। इस सहरिया के जो बुक्स के लेखक हैं, इन सहरिया की जानकारी हमें मिलती है। इसमें दो लोगों ने लिखा था। एक तो हीरालाल और एक थे रसेल ने। इन्हें लिखा था, क्या लिखा था इन दोनों ने मिलकर के? इन्होंने लिखा था ट्राइब एंड कस्टम ऑफ द सेंट्रल प्रोविंस ऑफ इंडिया। इसमें हम लोगों को सहरिया जनजाति की हम लोगों को क्या मिल सकती है? देखिए सहरिया जनजाति, इस साइड में सहरिया जनजाति है, इधर साइड में क्या है? सहरिया जनजाति। और इसी सहरिया जनजाति का हम लोगों को मिल जाता है, पूरा जानकारी मिलता है। इसमें आप लोग ट्राइब एंड कस्टम ऑफ द सेंट्रल प्रोविंस ऑफ इंडिया, इसके बारे में आप लोग सर्च करोगे, तब इनको किसने लिखा था? हीरालाल और रसेल ने इसे लिखा था, और इसकी जानकारी हम लोगों को पूरी मिल सकती है। मध्य प्रदेश में आदिवासी, जो मध्य प्रदेश की आदिवासी है, इसको किसने लिखा था? मध्य प्रदेश में जो जितने भी आदिवासी हैं, आदिवासियों की सारी जनगणना यानी कि उनके बुक्स को उनको किसने लिखा था? तब वहाँ पे शिव कुमार तिवारी ने लिखा था कि भाई आदिवासियों के जो आदिवासी हैं मध्य प्रदेश में, उनकी जानकारी हमें शिव कुमार तिवारी ने लिखा था, और यही ये बुक्स आपको मिलेगा। कौन सा बुक्स? मध्य प्रदेश आदिवासी। ठीक है, पूरे आदिवासी, मध्य प्रदेश के आदिवासियों के बारे में तो आप पढ़ रहे हो, उसमें जितने भी जनजातियां हैं उन्हीं के तो बारे में पढ़ रहे हो, तो इन्हीं में से आपको ये मिलेगा कि इसमें हमें जानकारी है, सबके बारे में मिल जाएगा, तो उसको आप देख सकते हो। स्टडी ऑफ कोल किसने लिखा था? तो सुनीता चटर्जी ने लिखा था। तो इनके बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी मिल गई होगी। देखिए यहाँ पे आप लोगों ने जितने भी, चाहे मध्य प्रदेश का मैप देख लीजिए, मध्य प्रदेश का मैप क्या है, इस मैप में किस तरीके कौन सा जनजाति किधर पाई जाती है। जैसे मान लीजिए इधर भील जनजाति पाई जाती है, इधर कोल जनजाति पाई जाती है, इधर गौड़ जनजाति पाई जाती है। जनजातियां यहाँ मिलती है, तो उन जनजातियों के बारे में 3 जनजातियां बहुत जल्दी पूछे जाते हैं। इन 3 जनजातियों के बारे में आप लोग को जरूरी है कि इसमें आप लोग को समझना ही है, चाहे कोल हो, भील हो, या फिर आपका गौड़ जनजाति हो। और सहरिया जनजाति के बारे में भी आप लोग थोड़ा सा समझ लेना, और जो जनजातियाँ उनके बारे में तो आपको जानना ही है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद मैं आपको भील जनजाति के विषय में बताऊँगी। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।